एक 33 साल का लड़का है जिसका पारिवारिक राजनीतिक इतिहास नहीं है। गाँव में जाता है तो देशज होकर के बात करता है, वोट की अपील करता है और सोसाइटीज़ में आता है तो फुल अंग्रेज़ी में वोट माँगता है। नाम वर्धन यादव है, गुड़गाँव की बादशाहपुर सीट जो हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है वोटों के लिहाज से, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ से कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। भाई साहब ये बता दो आप हमको कि इतनी कम उम्र में कांग्रेस का टिकट लाए कहाँ से? देखिए अभिनव जी, 2009 में मैंने शुरुआत करी थी। हुँ, राहुल गांधी जी जो ट्रांसफॉर्मेशन फेस लेकर के आए थे, हुँ, जिससे मेरे जैसे आम साधारण परिवार के नौजवान के बच्चों के रास्ते खुले थे। हुँ, एनएसयूआई का चुनाव लड़ा, हुँ, 5 साल 6 साल एनएसयूआई में रहा। यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। टिकट की जो प्रक्रिया है उसमें जो मैंने खुद फील किया, हुँ, एक बहुत बड़े बड़े पैरामीटर हैं। हुँ, उन सबको आपको चेक मार्क्स को क्लिक करते हुए जाना पड़ता है। हुँ, सबसे पहला सर्वे, 5 साल से ग्राउंड पे हूं तो सर्वे अच्छा आया। दूसरा, स्टेट लीडरशिप, हुड्डा साहब मेरे फेवर में थे, वो चाहते थे कि मुझे चुनाव लड़वाया जाए। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस में हूं तो पार्टी के संगठन ने भी मुझे मदद की। तो एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हर चीज़ का रहा। हुँ, किस्मत ने बहुत अच्छा साथ दिया और टिकट लेकर के मैं बादशाहपुर आ गया। हुँ। आपका मुकाबला बीजेपी के राव नरवीर सिंह से है जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। उनका मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, उनके पिता भी राजनीति में रहे, उनके दादा भी राजनीति में रहे और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पति पहले विधायक रह चुके हैं। इन दोनों के मुकाबले वर्धन यादव आज की स्थिति में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? वो भी गुड़गाँव जैसे ज़िले में जो इतना समृद्ध माना जाता है, उसकी बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें आधा वोटर ग्रामीण है और आधा ही वोटर शहरी है। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट रूप से आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करेंगे तो आपको समझ आएगा। डायरेक्टली फाइट कांग्रेस और बीजेपी की है। अच्छा। तीसरा कोई भी प्रत्याशी या तीसरा कोई भी कैंडिडेट रीजनल पार्टी हरियाणा में अब नहीं बची है और कोई फाइट भी नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, जो मजबूती आपने उनकी दिखाने का प्रयास किया है, जो बोला, अब अभिनव जी वो 3 बार चुनाव जीते हैं और तीनों बार उन पार्टियों से चुनाव जीते हैं जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 60, 65, 70 सीटें जिन सरकार की बनी है। उसके अलावा जो 3 चुनाव हारे हैं, तीनों चुनाव में उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट तक नहीं बचा। तो मजबूत परिस्थितियां थी, मजबूत व्यक्ति नहीं था। यह तय करना होगा। इस बार परिस्थिति बराबर की है, टक्कर बराबर की है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है तो लोग विपक्ष में नहीं बैठाएंगे, कांग्रेस के ही एमएलए को जिता करके भेजेंगे। ऐसा प्रतीक होता है, ऐसा जो लोगों से प्यार मिल रहा है उससे लगता है। आप जो मैं जितना आपके बारे में जान पाया और जितनी आपकी चर्चा होती है बाकी हरियाणा के बाहर भी कि आपको बाहर लोग जानना तब शुरू किए जब आप राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में दिखना शुरू आपके आपके चाहने वाले आपको जानते होंगे लेकिन जनरल परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या वहीं से तय हो गया था कि मिलना है, चुनाव लड़ना है, राहुल जी से बात हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी भारत जोड़ो यात्रा में। और भारत जोड़ो यात्रा में यूथ कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हर एक स्टेट में रखा था। हमारे जैसे ऑफिस बेरर्स को अलग अलग स्टेट्स की जिम्मेदारी दी थी, मोबिलाइजेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, मीडिया, सोशल मीडिया के लिए। तो मुझे भी उसमें कुछ जिम्मेदारी मिली तो राहुल जी के साथ चलने का मौका मिला और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भारत जोड़ो यात्रा का हमारा रहा। लेकिन उसमें टिकट का कुछ ना तो कोई कमिटमेंट थी, ना कन्फर्मेशन थी, ना कम्युनिकेशन थी। टिकट के लिए आप प्रयासरत लोकसभा में भी थे, राज बब्बर जी को टिकट मिला, उसके बाद आपको आश्वासन मिला होगा जो भी रहा हो। इस बार जब टिकट फाइनल हो गया तो राहुल गांधी साहब की कोई बातचीत हुई, उनसे कोई मैसेज मिला आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना? राहुल जी से मेरा कोई ऐसा इस टिकट के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो यूथ कांग्रेस की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम समय समय पर संगठन की चीज़ों को पार्टी लीडरशिप के आगे रखते रहते हैं। उस बारे में हमारी अभी रिसेंटली कभी कुछ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होता था? बहुत, कभी क्या नहीं। क्या मैसेज होते हैं उनकी तरफ से? मैसेज उनके ये होते थे कि राहुल जी की हमेशा कोशिश रही है कि हमारे जैसे लोग जो आज पार्टी के बड़े पदों पर हैं, जब हम उनके पास जाते थे, उनको अपना वर्क प्रोफाइल बताते थे कि मैं इस स्टेट का इंचार्ज हूँ, मैं इस स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, मैं संगठन में मेरे पास ये पद है, तो वो व्यक्ति एक ही बात करते थे
कि आपने अपने साथ अपने जैसे कितने लीडर्स को प्रोड्यूस किया, मुझे वो ला करके दीजिए। अगर मैं तेलंगाना का इंचार्ज था, तो राहुल जी ने पूछा कि तेलंगाना में आने वाले 20 साल बाद अगर मैं कोई लीडरशिप देखूं, तो उन लीडरशिप को तैयार करने के लिए आपने क्या किया? ऐसे कौन से नए बच्चे हैं जिनको आप 10 साल बाद राजनीति की मुख्य धारा में, चुनावी राजनीति में देख सकते हैं? तो पूरा फोकस उनका लीडरशिप को डेवलप करने का है। एक ही एजेंडा के ऊपर वो व्यक्ति काम कर रहा है, और वो ऐसी कांग्रेस खड़ा करेंगे, वो ऐसी कांग्रेस खड़ा करना चाह रहे हैं। जब सत्ता में हम लोग आएंगे, जब कैडर हमारा तरीके से बिल्ड होगा, अच्छी लीडरशिप आएगी, तो अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा कांग्रेस को देश से। अच्छा, ये तो आपके भविष्य की बात हो गई। मैं वर्तमान पे वापस लौटता हूँ। ये जो विधानसभा है बादशाहपुर, ये आप 2 बार से कांग्रेस जीत नहीं रही है यहाँ पे। लोकसभा चुनाव में गुड़गांव में बहुत अच्छी फाइट मिली जो अप्रत्याशित थी। लोगों को नहीं लगता था कि इतने वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे, 6,60,000 के करीब वोट मिले। फिर भी आपके विधानसभा में 1,21,000 से बीजेपी जीती इस विधानसभा में। आपको लगता है कि इतना मार्जिन है, पार्ट पाएंगे, या फिर ये है कि यार चलो यहाँ से एंट्री मिल गई है, टिकट, तो आगे की राजनीति का रास्ता खुल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा में भी हमने बहुत मेहनत की थी, राज बब्बर जी के चुनाव में हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो समय बहुत कम मिला पार्टी की तरफ से। मात्र 12-13 दिन का वो चुनाव लड़ा गया। जिस लोकसभा में 25 लाख के आसपास मतदाता हों, 9 विधानसभाएं हों, 12 दिन में आप कैसे कवर कर सकते हैं? आधी बादशाहपुर असेंबली तक तो हम राज बब्बर जी को लेकर ही नहीं पहुंच पाए। तो वो एक हमारी थोड़ी कमी रही, बहुत कम समय मिला। और कुछ कास्ट इक्वेशन भी ऐसी बनी। बादशाहपुर यादव डोमिनेटेड असेंबली है, निश्चित रूप से यादवों की संख्या ज़्यादा है, बाकी कम्युनिटी भी सभी हैं, 36 बिरादरी हैं, लेकिन एक कास्ट इक्वेशन भी ऐसी सेट हुई कि राज बब्बर जी को हम बादशाहपुर से बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी लोगों को के मन में विश्वास नहीं बना पाए कि आप इनको वोट दे दीजिए। और थोड़ा प्रत्याशी जब नया होता है तो उसके चुनाव में भी दिक्कत आती है सर। उसके ऊपर विश्वास लोगों का जमने में थोड़ा समय लग रहा था। आते आते चुनाव के अंत में जो लोग ये बोलते थे कि 5 लाख से जीत रहे हैं, 6 लाख से जीत रहे हैं, वो मार्जिन आते आते 75,000 करेंगे, 70,000 करेंगे। और यही अगर एक हफ्ता हमें और मिल जाता प्रचार के लिए, तो राज बब्बर जी का व्यक्तित्व, उनका बोलने का तरीका, उनका लोगों से कनेक्ट करने का तरीका 100% इस इलेक्शन को जिता सकता था। आप वहाँ पे टाइम नहीं मिला। यहाँ पे आपके जो विरोधी प्रत्याशी हैं राव नरवीर जी, उनका भी इंटरव्यू मैंने किया, तो वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सफिशिएंट हूँ, मेरा नाम ही काफ़ी है, मुझे जीत मिल जाएगी, मैंने काम किए हैं, एज अ मिनिस्टर मैंने काम किए हैं। आप उनको पब्लिक डीलिंग में चैलेंज करते हो और उनके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हो, उनके मुकाबले आपको पब्लिक क्यों वोट दे? वो तो एक्सपीरियंस नेता है। देखिए, पहले तो मेरी मेरी बहुत संवेदनाएं भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और नेताओं के साथ है, क्योंकि जो व्यक्ति खुले मन से ये कहता था कि मुझे भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से ले आऊंगा, जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी को 2019 में उनका टिकट कटा, टिकट कटने के बाद जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसको हराने में मुख्य भूमिका उनकी रही। आज पूरा असेंबली जानती है, पूरी असेंबली इस बात को जानती है। तो पहले तो वो कार्यकर्ता जो बेचारे पूरे 5 साल पोस्टर लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों के जो है हर एक सवाल का जवाब सड़कों पे खड़े होकर के देते हैं, देश की सबसे डिसिप्लिन पार्टी जैसा कि वो लोग बोलते हैं, उसमें कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो ये कहता है कि मैं तो लठ के जोर पर टिकट लेकर के आया हूं। तो ये दुर्भाग्य है। और मेरी बहुत संवेदनाएं मेरे भाजपा के साथियों के साथ है कि पार्टी को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। अब ले लिया है तो ले ही लिया है। तो सर, हमारी ये असेंबली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार टक्कर बहुत जबरदस्त है। पूरा इकोसिस्टम एक नए व्यक्ति को चुनाव लड़वाना चाहता है। कोई नहीं चाहता उन पुराने चेहरों को देख करके दोबारा हर बार राजनीति में आ जाते हैं। तो नए व्यक्ति की अब जरूरत है, उससे भी ज्यादा स्थानीय व्यक्ति की जरूरत है। नरवीर जी का तो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है गुड़गांव, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर के यहाँ राजनीति कर रहे हैं। रेवाड़ी से हैं, लेकिन वो यहाँ से चुने जा चुके, पहले भी सोहना से भी विधायक रहे, आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक रहे, तो उनका तो यहाँ रेजिडेंस भी है, तो कहते हैं मैं तो यहीं का हूँ। ये तो जनता तय करेगी साहब। डिस्कशन ऐसा है ग्राउंड पे कि इस बार हमें अपने को चुनना है, हमारे बीच के व्यक्ति को चुनना है। एक चीज़ यहाँ पे आके पता चलती है
और इसको राव नरवीर खुद कैमरे पे भी स्वीकार करते हैं कि उनके राव इंद्रजीत सिंह जी से मतभेद है वैचारिक, और वो दोनों एक ही पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, वो सांसद हैं, मंत्री हैं, इससे और उनका अच्छा होल्ड माना जाता है, पहले आपकी पार्टी में भी थे। तो इन दोनों के आपसी मतभेद का जो फल है वो कहीं आशीर्वाद के रूप में अंदर खाने आपको मिलता दिख रहा है क्या? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी दक्षिणी हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता हैं। अब क्या होता है अभिनव भाई, राव नरबीर जी जब उनसे लड़ाई करने की बात करते हैं, मतभेद की बात करते हैं, तो वो एक सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं कि डिस्कशन या तो राव इंद्रजीत सिंह की हो या राव नरबीर सिंह की हो। वो नहीं चाहते कि उस पॉलिटिकल डिस्कशन में कोई तीसरा व्यक्ति आए, जबकि दोनों के काम करने के तरीके में, दोनों के कद में, दोनों के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये लोग भी आपको बताएंगे। राव इंद्रजीत सिंह एक अच्छे साफ छवि के नेता हैं, बेशक से वो दूसरी पार्टी में, लेकिन उनको लोग एक बेदाग छवि के नेता के तौर पर एडमायर करते हैं। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं भाजपा के हमारे विधायक के, वो परिस्थितियां एकदम अलग हैं। चलिए, आप अपनी बातों में ही बहुत कुछ कह गए। ये इशारा काफ़ी है, जो समझदार है। मैं चलते चलते आपसे 2-3 चीज़ें जानना चाहता हूँ। एज अ यंग कैंडिडेट, यंग पॉलिटिशियन, आप अगर चुनाव जीतते हैं और 5 साल बाद मैं आपसे आके मिलूं कि भाई साहब आप चलिए, आप हमको दिखाइए 5 काम हमने ये गुड़गांव के बादशाहपुर विधानसभा को करके दिया है, वो 5 काम कौन से होंगे, आप मुझे गिना दो। देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी एक युवा होने के नाते, सबसे पहले हमारे सरकारी एजुकेशन और हेल्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है। एजुकेशन 1, हेल्थ दूसरा, तीसरा दूसरा दूसरा अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उसके बाद युवाओं को अच्छा रोजगार देना है। ये सरकार जो कहती थी 75% हम जो हमारे स्थानीय नौजवान हैं उनको देंगे मौका, लेकिन अभी तक चारों तरफ हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पूरे देश में। अच्छी एजुकेशन, बेहतर रोजगार, बहुत बढ़िया खेल की व्यवस्था। हरियाणा एक वो भूमि है पूरे विश्व में, चाहे वो एशियाड है, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक्स है, मेडल फैक्ट्री के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मेडल हमारी ये भूमि देने का काम करती है। तो तीसरा मेरा काम रहेगा जो हमारे स्थानीय नौजवान हैं उनके लिए बेहतर खेल की व्यवस्था करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब की तर्ज पर चल चुका है। नशे का सेवन और व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको अगर रोकना है तो शिक्षा, रोजगार और खेल व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर ध्यान देना। चौथा, जैसा कि मैंने आप इस सभा को अगर आपने कवर किया होगा तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की। सड़क, सीवर, बिजली, पानी बहुत ज़रूरी है। गुड़गांव जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से हमारी डेंसिटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी रोड्स की क्वालिटी चाहिए, प्रॉपर अंडरग्राउंड मेट्रो कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छे एलिवेटेड फ्लाईओवर्स चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारा बहुत मेजर और बहुत बड़ा इशू होगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एनवायरनमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है। घंटों घंटों लोग, आपने भी खबर चलाई थी, 17-17 घंटे तक व्यक्ति यहाँ पर जाम में खड़े हुए हैं मानसून के सीजन में। ऐसा पानी तो ये इतना इतना लगता है आपके गुड़गांव में, इतनी इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इसमें मैं किसी एक सरकार को क्या ही कहूँ भाई, 10 साल पहले आपकी सरकार रही, आपकी पार्टी की, 10 साल इनकी रही, अब किसमें क्या काम हुआ ये तो पड़ताल का विषय है। लेकिन गुड़गांव की जब तस्वीर हम देखते हैं और बारिश जब होती है तो ऐसा लगता है गुड़गांव नहीं जाना है। कोई नोएडा है, दिल्ली है, तो गुड़गांव की तरफ नहीं जाना है, जाम लग जाएगा, बारिश में अंडरपास डूब जाएगा, कुछ हो है। ये एक अनियंत्रित विकास हुआ है, इसको आप लोग कैसे हैंडल करोगे? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये अनियंत्रित विकास ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं है, डेंसिटी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। 10 सालों में इतने लाइसेंस दे दिए सरकार ने, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है। पॉलिसीज लेकर क्या है, स्टिल्ट +4, टीओडीज को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, डेंसिटी तो बहुत बढ़ाते चले गए, माइग्रेशन होती गई, आईटी कंपनीज आती गई, फॉर्च्यून 500 आ गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पाए। तो बस प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इस गुड़गांव की। अच्छे 60 मीटर के रोड बने, हाईवेज को प्रोटेक्ट करें, अच्छी
सर्विस लेन निकले, सर्विस लेन के बाद ग्रीन बेल्ट बने, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो बढ़िया प्लानिंग होगी तो ये 5 चीज़ों के ऊपर ठीक ठाक काम किया जा सकता है, लेकिन सरकार के सहयोग से होगा। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार इस बार गुड़गांव का जो अस्तित्व है, जो खोया हुआ अस्तित्व है, इस 10 साल की भाजपा की सरकार में उसको वापस देगी। कांग्रेस सरकार बन रही लग रहा है आपको? देखिए, लोकतंत्र में लोक पहले आता है, तंत्र बाद में आता है। जी। जनता तय करेगी, पूर्ण रूप से मुझे तो विश्वास है, लेकिन जो भी जनता का जनादेश होगा वो हमें स्वीकार है। चलिए, ऑन दैट नोट, ये वर्धन यादव से हमने बातचीत की। 33 साल के युवा प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के आपाधापी में हमें मिल गए, बातचीत हो गई। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ यार, एक बात बताइए भाई साहब, चुनाव में पैसा बहुत खर्चा होता है, कहाँ से मैनेज करते हैं आप लोग? ये इतना एफिडेविट और उसमें तो नहीं दिखाते, आप लोग मैनेज कहाँ से करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ या तो 1987 में एक ऐसा इलेक्शन हुआ था, स्वर्गीय राव धर्मपाल जी जो हमारे एमएलए थे, उनका चुनाव जनता ने चुनाव लड़ा था। उनके पास लोगों को उस समय ना तो कुछ देने के लिए था और ना ही उस चुनाव को कुछ मैनेज करने के लिए था। अब वही चुनाव 2024 में जनता, 36 बिरादरी के लोग वर्धन यादव के लिए लड़ रहे हैं। तो साहब, मेरे पास भी जो कुछ है वो मेरी युवा सेना है, मेरे नौजवान साथी हैं जो वर्धन बन करके इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। और हार और जीत का बिल्कुल मुझे 1% भी कोई भी संशय नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे 2 पंक्तियां हमेशा याद रहती है, जो मेरे जहन में रहती है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। चलिए, अटल जी इसको खूब कहा करते थे और उनकी विरोधी पार्टी के नेता हैं, वो इसको मानते सुनते हैं। शुभमंगल सिंह सुमन जी ने ये कविता लिखी थी और बड़ा ही दिलचस्प है गुड़गांव के बादशाहपुर का मुकाबला। पब्लिक से भी हमने बात की, आप सुनिएगा। यहाँ के दोनों जो पार्टी के बड़े पार्टी जो माने जा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनके प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही, भाई साहब हमको पैसा रुपया नहीं खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये भी एक सादगी है। अब इन दोनों की सादगी में से कौन किसको चुनेगा, ये 5 तारीख को तय हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।